कि आखिर कहाँ से प्रश्न आते हैं। एक बार मैं आपको, मैम पूरा सिलेबस कराओगे क्या? हाँ पंकज, डेफिनेटली, अभी तो आज मैं पूरा ही सिलेबस आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, ये है आपका टॉपिक। ठीक है, यहां से प्रश्न आपको हर बार मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट देखो, आपको करना क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्फ स्टडी करें, अगर आप ठीक ठाक मैटर जो है अपने पास जुटा पाते हैं, एनसीईआरटीज है आपके पास, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की एक अच्छी सी किताब है जो कि हिंदी मीडियम के लिए परफेक्ट है, सिलेबस जिसमें सारा कंप्लीट कवर किया हुआ है। तब बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि आप एक एक टॉपिक को उठाइए और उसको लिखना शुरू कीजिए, फ्लो चार्ट बनाना शुरू कीजिए, और जैसे ही आपको लगेगा कि भाई आपने ये पोर्शन कवर कर लिया, रिविजन करो, आगे बढ़ जाओ। तो एक सेल्फ स्टडी का यूपीएससी में सक्सेस पाने का सबसे बेहतर तरीका होता है गो थ्रू विद आवर यूपीएससी सिलेबस। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचा, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां, वित्त का स्थानांतरण और हस्तांतरण, उसकी चुनौतियां। अगर जब मैं आपको मेंस के पेपर्स बता रही होंगी तब मैं आपको बता दूंगी कि यहां पर जो लाइन वाइज लाइन आपको जो पेपर्स हैं वह मिल जाते हैं, लाइन वाइज लाइन पेपर्स में आपको यहां पर से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो टॉपिक्स के थ्रू जाना, सिलेबस के थ्रू जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेकंड है विभिन्न घटकों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण। अब यहां से मान लीजिए प्रश्न आ गया कि क्या भारत में स्पष्टतः कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव एंड जो हमारे जुडिशियल बॉडी है, क्या इनके बीच में सेपरेशन ऑफ लॉ जो है, बताइए सेपरेशन ऑफ लॉ किसका सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया था सेपरेशन ऑफ लॉ? राजा, खुशबू, मोहम्मद साहेब, सुमन, मुंतजिर, बताइए जल्दी से, दीपक, सुनील, किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा, किसने दिया था ये? भारतीय संवैधानिक योजना अन्य देशों के साथ तुलना। यहां पर पूछ लिया कि जो अमेरिका का संविधान है और भारत का संविधान, उसमें न्यायिक सक्रियता को लेकर क्या क्या डिफरेंस है या फिर क्या क्या उसमें सिमिलरिटीज हैं। तो यहां पर जब हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं अनदर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिया की, तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है। यहां से आपको तैयार करना है। तो ब्रिटिश के साथ, अगर हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें, लिखित है या फिर अलिखित है ब्रिटेन का संविधान, बताइए। चलो भाई पंकज बताएगा, पंकज बताइए ब्रिटेन का संविधान लिखित है या फिर अलिखित है? मैम प्लीज जीएस पेपर 2 में हिस्ट्री का सिलेबस जो 18th सेंचुरी वाला पार्ट है उसको एक बार समझा दीजिए। ठीक है भारती, बता देती हूं मैं उसको, पहले हम इसे देख लेते हैं। संसद और राज्य की विधायिका संरचना, ठीक है, कैसे इनका निर्माण होगा, कार्य संचालन जो है वह इनका कैसे होता है, जो विशेषाधिकार है वह क्या है। अब देखो विशेषाधिकारों की हम बात करें कि आखिर क्या स्पेशल जो प्रिविलेज है वह एक सांसद को मिले हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां से पूछ लेता है। अब नेक्स्ट है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता। देखो यहां से बच्चों प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है हर बार, जैसे कि इस बार प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से। इसके पहले भी प्रश्न था कि क्या इस अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति 2 जगह से अपना जो नामांकन है, जो चुनाव है वह भर सकता है या 3 जगह से भर सकता है या नहीं। तो वो सारी चीजें इसके द्वारा रेगुलेट होती हैं। नेक्स्ट है आपका विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। मान लीजिए देखिए अभी जनरल अगर हम विपिन रावत की बात करें तो हाल ही में वह काफी उनकी काफी चर्चा अभी जो है वह चल रही है। और यहाँ पर बच्चों आपने देखा होगा, तो वहां पर देखो अब जो सीडीएस का पद है, इतनी ज्यादा जो पूरा देश है, ठीक है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हमारे फर्स्ट सीडीएस, आपको पता है कि राष्ट्रपति के बाद जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके, अब वैसे तो तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति के रूप में राष्ट्रपति होते थे, लेकिन यहां पर जब से सीडीएस का पद जो है वह बना, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जब से वह पद बना है तो उसके बाद बच्चों सर्वोच्च शक्ति, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे तीनों सेनाओं के वो प्रमुख थे, इसलिए उनका पद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि अब अगला सीडीएस जो है वह किसे नियुक्त किया जाता है। सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। मान लीजिए यहां से आपसे पूछ लिया कि जो मानवाधिकार अधिनियम है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, वो क्या कार्य करते हैं, वर्तमान में उन्हें क्या संवैधानिक दर्जा दिया गया, नहीं दिया गया, तो यहां से उससे प्रश्न आ जाते हैं। सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, ठीक है। तो यहां पर एक अगर हम वैल्यू की बात करें कि मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि आप मूल्यांकन कीजिए किसी एक योजना का, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूहों,
दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाएं, संस्थागत और अन्य पक्षों की भूमिका। ठीक है, मान लीजिए पूछ लिया कि स्वयं सहायता समूहों की जो भूमिका है गरीबी को दूर करने के लिए या फिर छोटे क्षेत्रों के लिए जहां पर आर्थिक विकास नहीं है, या फिर गांव के विकास के लिए या महिलाओं के विकास के लिए क्या कितनी आवश्यक है, क्या इसकी भूमिका है। तो बच्चों स्वयं सहायता समूह और गरीबी, जो गांव की गरीबी स्पेशली, उस पर एक पूरी योजना जो है एक 1 मंथ की वह आई और उसमें पूरा जो है वह डिस्क्राइब किया गया था। तो आपको योजना कुरुक्षेत्र अगर आप देखेंगे तो आपका कोई ना कोई एक जो सिलेबस है उस सिलेबस का कोई ना कोई एक टॉपिक सीधा उसको स्टक कर रहा होगा और पूरी योजना उस पर आधारित होती है। तो यहां से इसलिए आपको योजना जो कुरुक्षेत्र है वह काफी आवश्यक होता है। जैसे अगर मैं अगस्त की बात करूं, शायद अगस्त की जो योजना है उसका जो टॉपिक है शायद महिला सशक्तिकरण है, नारी सशक्तिकरण आई थिंक। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि भाई आपको उस पर पढ़ना, एक बार देखिएगा। सोशल जस्टिस पर भी है। सोशल जस्टिस मतलब किस तरह से आप जो लिंग समानता है वह होनी चाहिए। ठीक है, उन सभी चीजों को लेकर बहुत अच्छी योजना है। इवन आपको ऐसे लिखने के लिए बहुत ज्यादा जो रिच मटेरियल है, शब्द जो है, सेंटेंस जो है, उनकी कमी नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात है केंद्र और राज्यों के द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का निष्पादन। अब देखो जैसे प्रश्न आ गया जो हाल ही में अगर हम देखो मनरेगा की बात करें, मनरेगा के मूल्यांकन को लेकर कई दफा प्रश्न आया। ठीक है, मनरेगा के मूल्यांकन को लेकर बच्चों कई दफा प्रश्न आया। मैम राहुल कह रहे हैं कि मैम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ा रही हैं उससे अकॉर्डिंग सिलेबस बता दिया कीजिए, कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट को कवर करेगा जीएस पेपर 2। अच्छा ठीक है, देखूंगी मैं इस आपका ये कॉमेंट है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं संवेदनशील वर्गों की रक्षा बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय। स्वास्थ्य, शिक्षा, अब जैसे मान लीजिए आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना के द्वारा कितना जो परिवर्तन है वह क्या स्थिति में परिवर्तन आया, क्या इसकी लूप होल्स है, कितना क्या जो है इसमें परिवर्तन होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वर्गों को शिक्षा जो स्वास्थ्य है वह मिल सके, है ना। तो ये बच्चों इसकी कमियां, इसका मूल्यांकन, इसका लाभ, कैसे इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, कौन क्रियान्वयन कर रहा है, कौन सा मंत्रालय, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत कोई डिपार्टमेंट है क्या, है ना, कोई योजना के अंतर्गत कोई उप योजना है, कोई सब स्कीम है, तो वो सारी चीजें, उसका मूल्यांकन। तो यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों का संबंधित जो क्षेत्र है, सेवाओं का विकास, प्रबंधन संबंधित विषय, तो ये सारे विषय। ठीक है, अब देखो गरीबी और भूख से संबंधित विषय, गरीबी और भूख, और ये ऐसे विषय है बच्चों जहां से आपको ऐसे में भी राइटिंग जो है वह करने के लिए आता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है, जैसे हम गरीबी की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, रोजगार की बात करें, बेरोजगारी की बात करें। ठीक है, ये सारे विषय। अब नेक्स्ट है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही। आपका ये जैसे जो गवर्नेंस वाला पक्ष है ना बच्चों, गुड गवर्नेंस वाला, पारदर्शिता, जवाबदेही, ई गवर्नेंस, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं। अब यूपीएससी ने नागरिक चार्टर पर क्वेश्चन पूछा कि नागरिक चार्टर जो है वह क्या है और कैसे हम इसकी कमियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, पारदर्शिता जो है वह क्यों आवश्यक है, तो गुड गवर्नेंस का एक टूल है, एक महत्वपूर्ण औजार है पारदर्शिता, कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कहां पर उसने पैसा लगाया हुआ है, वो सारी चीजें जो है वह जनता को पता होनी चाहिए। ठीक है, जवाबदेही और संस्थागत अन्य उपाय, तो ये सारे जो टॉपिक्स है यहां से रिलेटेड आता है। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, सीधा सीधा क्वेश्चन ये आया हुआ है और यहाँ पर सीधा टॉपिक जो है उठा के रख दिया गया था, लोकतंत्र में सिविल सेवा की क्या भूमिका है। पेपर 4 में भी आप इसको पढ़ते हैं। भारत और इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध। नेक्स्ट है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। मान लीजिए हमने अमेरिका के साथ कोई बायलैटरल जो है वह हाल ही में कोई समझौता किया है, कोई मेमोरेंडम किया है। ठीक है, तो उस संधि के अंतर्गत क्या लाभ भारत को है, क्या लाभ अमेरिका को है। तो ये सारे जो आप करंट अफेयर में देखते हैं आईआर की इश्यूज, वो यहां से आ जाते हैं। भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय। अब देखो यहाँ पर प्रवासी भारतीय लिखा है। ठीक है, तो प्रवासी भारतीयों के लिए अगर मान लीजिए सरकार के द्वारा कोई योजना बनाई गई तो वहां से भी प्रश्न। तो बच्चों सिलेबस जो है वह बहुत इसका बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप इसको तैयार करने बैठेंगे ना, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो सोचे कि मुझे पूरा सिलेबस तैयार करना है, मुझे लगता है कि क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने आज तक ये सोचा होगा कि पूरा सिलेबस जो है वह मैं कवर कर लूंगा या पूरा कंप्लीट किया है आपने अपनी सेल्फ स्टडी से। तो मैं चैलेंज कर रही हूं जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में,
सिर्फ गूगल का सहारा लेना और किसी का सहारा मत लेना। विभिन्न आपको यूपीएससी की वेबसाइट्स मिल जाएंगी कोचिंग वाली, ठीक है, कोचिंग वेबसाइट्स जो है, तो उनमें एक एक सभी टॉपिक्स आपको लगभग मिल जाएंगे। तो आप जैसे कि उसमें लिखिए गरीबी और भूख से संबंधित विषय, तो आपको यहाँ पर करंट अफेयर के जो डेटा है वो भी सारे आ जाएंगे। आप यहाँ पे जो आपका एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, ठीक है, वो भी आपका आ गया। तो वहां पर आपका जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो भी आ गया, तो आपने उसको भी लिख लिया। गरीबी क्यों होती है, क्या कारण, तो आपने स्टैटिक पोर्शन भी लिखा। तो मैं चैलेंज कर रही हूं बच्चों कि देखते हैं कि आखिर कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो पेपर 1, 2, 3 और 4 कोई भी एक पेपर आप पूरे टॉपिक से सेल्फ स्टडी के द्वारा कवर कर सके विथ नोट्स। ऐसे तो पढ़ोगे भूल जाओगे, नोट करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली बच्चों आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, मंच और उनकी संरचना अधिदेश। अब देखो जब कोविड हुआ बच्चों, तो आप सभी ने देखा होगा कि वहां पर जब हम WHO की बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भूमिका संदिग्ध नजर आई। उसने चीन के पक्ष में जो है वह ज्यादा निर्णय दिए। वही कारण था कि अमेरिका ने भी उसकी फंडिंग रोक ली थी, हालांकि बाद में शुरू कर दी। तो यहां पर देखो कि वो अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा क्या जो प्रयास है वह किए गए थे उसको रोकने के लिए। पहले क्या कहा गया था WHO के द्वारा कि जो कोविड है वह ह्यूमन टू ह्यूमन, मानव से मानव को संक्रमित नहीं होता। बाद में देखो कितना ज्यादा जो स्प्रेड है वह हुआ है ना, पूरा विश्व जो है इस बीमारी से, आज भी महामारी से लड़ रहा है। तो यहां पर बच्चों उसकी क्या भूमिका थी, तो ये सारी चीजें जो है